नमस्कार। आज हम करते हैं प्रमेय नंबर 3.5। तो प्रमेय 3.5 अपने पास में है। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा इस अवस्था में लिमिट xn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn के बराबर है। देखिएगा, तो इसको प्रूव करना है। आप देखिएगा आवश्यक और पर्याप्त शर्त। तो पहला आवश्यक शर्त हम लोग करते हैं। पहले हम लोग कर रहे हैं आवश्यक शर्त। अब देखिए आवश्यक शर्त में हम लोग क्या करेंगे, जो पहला स्टेटमेंट है उसको सत्य मान लेते हैं और दूसरे को प्रूव करेंगे। फिर तो पहला स्टेटमेंट अपने पास में है कि अनुक्रम जो है एकदिष्ट वर्धमान है और अभिसारी है। तो हम एक अनुक्रम ले लेंगे जो कि एकदिष्ट वर्धमान और अभिसारी है। तो माना अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान तथा अभिसारी है। एकदिष्ट वर्धमान तथा अभिसारी है। एकदिष्ट वर्धमान तथा अभिसारी है। ठीक है भाई, माने कि अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान है और अभिसारी। तो अब हमें सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम है परिबद्ध होगा और इस अवस्था में इसका जो लिमिट है xn का वो इसके सुप्रीमम के बराबर होगा, यानी कि उच्चक के बराबर होगा। तो देखिएगा, अब ये बात तो हम पहले से जानते, प्रूव कर चुके हैं पहले ही कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होगा। तो यहाँ जो xn है ये भी अभिसारी है, इसलिए जो अनुक्रम xn है परिबद्ध होगा। तो चूंकि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। अब प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, इसलिए xn परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है। और अब हम सिद्ध करेंगे कि इसका जो लिमिट है वो इसके उच्चक के बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो, आपको ये तो पता ही है कि अनुक्रम अभिसारी है। अभिसारी होने का मतलब इसका लिमिट एक परिमित राशि है। तो इसका लिमिट मान लिया कि सपोज j है। तो माना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट xn इक्वल टू j। ठीक है, तो मान लिया कि सपोज इसका लिमिट है j। तो लिमिट j होने का डेफिनेशन हम लोग लिख देंगे। अब लिमिट j होने का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट्स n नॉट बिलोंग्स टू n, ताकि mod xn माइनस j लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है, ये आपने इसके लिमिट का डेफिनेशन लिख दिया। अब यहां से अगर मापांक हटा दिया जाए, तो आप जैसे ही मापांक हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आएगा, और उसको अपन जैसे ही हल करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा j माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन j प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं क्या बनता है। देखिए, तो ये बन गया आपके पास में। अब देखिएगा, इसके बाद में देखो, चूंकि आपको पता है अनुक्रम है वर्धमान, तो चूंकि अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान है, अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान है, आता है। देखो वर्धमान का मतलब क्या होता है, अपन इसकी बात कर रहे हैं कि n ग्रेटर देन है n 0 से, या m ऐसा कह सकते हैं कि n नॉट लेस देन n, इसका मतलब
और वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान का मतलब क्या होता है, n का मान बढ़ने पर xn का मान भी बढ़ता है, यानी कि n के छोटे मान के लिए xn का मान भी छोटा होगा और n के बड़े मान के लिए xn भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब n नोड लेस देन n है तब xn नोड लेस देन xn होगा। और xn के बारे में आप यहां से देख सकते हैं कि जो xn है ये जाई लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन है, तो ये हो गया लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन। अब ध्यान देना भाई आपको ये तो पहले से ही पता था कि जब भी n का मान n नोड से बड़ा है तो xn जाई प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, और ये आपने देख ही लिया कि n नोड के लिए xn नोड है वो भी लेस देन क्या होगा, जाई प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि xn लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, यानी कि n के प्रत्येक मान के लिए xn जाई प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ जो n का मान जब भी n नोड से बड़ा है तो xn लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन है, और जब n का मान n नोड से बड़ा है तब भी आपने यहाँ देख लिया कि जो xn है लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन है। इसका मतलब n के प्रत्येक मान के लिए xn लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन है। और इसको अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन अपने पास में बन गया ऊपरी परिबंध का। ऊपरी परिबंध का डेफिनेशन हमने क्या लिखा था कि यदि n के प्रत्येक मान के लिए xn लेस देन k होता है तो हम इस अनुक्रम को तो कहते हैं ऊपर से परिबद्ध, और ये जो राशि k है इस k को आप कहते हैं ऊपरी परिबंध। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो xn है n के प्रत्येक मान के लिए जाई प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जाई प्लस एप्सिलॉन है ये ऊपरी परिबंध है। इसका मतलब हुआ कि जाई प्लस एप्सिलॉन अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध है, अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध है, अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध है। ठीक है, तो जाई प्लस एप्सिलॉन अनुक्रम xn का क्या है, ऊपरी परिबंध। तो ये ऊपरी परिबंध हो गया जाई प्लस एप्सिलॉन। इसके बाद में अगर हम जाई माइनस एप्सिलॉन की बात करें, यहां से देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि जो xn है ग्रेटर देन है जाई माइनस एप्सिलॉन से, तो चूंकि xn ग्रेटर देन जाई माइनस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोड। इसका मतलब क्या हुआ कि जाई माइनस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध नहीं है, क्योंकि अगर ऊपरी परिबंध होने का मतलब तो लेस देन जाई माइनस एप्सिलॉन होता है ना। तो xn ग्रेटर देन जाई माइनस एप्सिलॉन, इसका मतलब हम जानते हैं कि ये जो जाई माइनस एप्सिलॉन है अनुक्रम का ऊपरी परिबंध नहीं है। जाई माइनस एप्सिलॉन अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध नहीं है, ऊपरी परिबंध नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि जाई प्लस एप्सिलॉन इसका ऊपरी परिबंध है और जाई माइनस एप्सिलॉन इसका ऊपरी परिबंध नहीं है। हमें तो बात करनी है उच्चक की। अब उच्चक हम किसको कहते हैं, ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम मान होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, उच्चक कहते हैं। अब चूंकि जो ऊपरी परिबंध है वो आपके पास में है जाई प्लस एप्सिलॉन, और फिर जाई माइनस एप्सिलॉन को आपने देखा कि ऊपरी परिबंध नहीं है, और हमें जो सिद्ध करना है उसको देखिए। हमें सिद्ध करना है कि xn का जो लिमिट है वो इसके सुप्रीमम के बराबर है, यानी कि अपने को सिद्ध करना है कि इसका जो लिमिट है वो इसके उच्चक के बराबर है। तो लिमिट आपने क्या माना है, जाई, तो हमें सिद्ध करना है कि जाई इस अनुक्रम का उच्चक है। तो अब जाई को उच्चक सिद्ध करना है। अब जाई को उच्चक सिद्ध करना है, इसका मतलब जाई क्या होना चाहिए, न्यूनतम ऊपरी परिबंध। तो देखते हैं, अब इसको हम लोग विरोधाभास से कर लेंगे। मान लिया कि सपोज अगर संभव है तो जाई उच्चक नहीं है, तो यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना कि जाई उच्चक नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूनतम ऊपरी परिबंध नहीं है। तो यदि संभव है तो माना कि जाई उच्चक नहीं है। अब उच्चक नहीं होने की डेफिनेशन लिखेंगे अपन। ठीक है भाई, देखते हैं।
यदि संभव है तो माना कि जय उच्चक नहीं है। तो अब उच्चक नहीं होने का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो देखिए उच्चक होने का जो डेफिनेशन है वो ये होता है, अगर ऐसा एक्स एन लेस देन के, तब के को ऊपरी परिबंध कहते हैं। तो उच्चक का मतलब ये है तो ऊपरी परिबंधी ना, वो एक अलग बात है कि न्यूनतम है, यानी सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है। तो उच्चक है मतलब ऊपरी परिबंध है। तो ऊपरी परिबंध होने का मतलब ऐसा होता, एक्स एन लेस देन जे फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। लेकिन अब उच्चक नहीं है, यानी ऊपरी परिबंध नहीं है ये। तो ऊपरी परिबंध नहीं होने का मतलब क्या होगा कि एन का कम से कम एक मान ऐसा होगा जिसके लिए एक्स एन जे से बड़ा होगा। तो उच्चक नहीं है, इसलिए देयर एग्जिस्ट्स एम बिलोंग्स टू एन, ताकि जो एक्स एम है ये ग्रेटर देन जे है। ठीक है ना भाई। उच्चक होने का मतलब तो यानी ऊपरी परिबंध है, और ऊपरी परिबंध होने का मतलब एक्स एन लेस देन जे होगा एन के प्रत्येक मान के लिए। अब अगर ऊपरी परिबंध नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि एन का कम से कम एक मान ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एक्स एन ग्रेटर देन जे होगा, एक्स एन का जो मान है जे से बड़ा होगा। अब इसको अगर आप देखें तो एक्स एन माइनस जे, ये आपके पास में ग्रेटर देन 0 होगा ना, एक धनात्मक संख्या बन रही। तो सपोज इसको मान लिया कि डेल्टा के बराबर है और ये ग्रेटर देन 0 धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो एक्स एन माइनस जे इक्वल टू, ये जो डेल्टा है इसको आप डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2 तो लिख ही सकते हैं। और फिर देखिए डेल्टा बाई 2 का पक्षांतरण कर लो एक का, तो यहां से आपके पास में हो जाएगा एक्स एन माइनस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू, और एक्स एन माइनस जे ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। तो एक्स एन माइनस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू देखना क्या बनेगा, जे प्लस डेल्टा बाई 2। तो ये आपके पास में जाएगा जे प्लस डेल्टा बाई 2। ठीक है, अब इसको देखते हैं आप लोग क्या बनता है, देखिएगा भाई एक्स एन माइनस जे प्लस डेल्टा, ये आपके पास में था ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर आप लोग ग्रेटर देन 0 करते हैं तब देखिए क्या बनेगा भाई। ये था अपने पास में एक्स एन माइनस जे ग्रेटर देन 0, एक्स एन माइनस जे ग्रेटर देन 0 था अपने पास में। तो ठीक है, ये आपके पास में हो गया। अब इसको एक मिनट जैसा देखते हैं अपन। तो अब चूंकि हमने देखा कि जो जे प्लस एप्सिलॉन है इस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है, ये हम लोग देख चुके हैं। और ऊपरी परिबंध का मतलब यही था ना कि एक्स एन लेस देन है जे प्लस एप्सिलॉन से एन के प्रत्येक मान के लिए। तो यहां से अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जो एक्स एन माइनस डेल्टा बाई 2 है ये लेस देन बराबर आ रहा है जे प्लस डेल्टा बाई 2 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एम है, देखो ये जे प्लस एप्सिलॉन हो गया आपके पास में। अब इसका मतलब एक्स एम में से जब डेल्टा बाई 2 आपने गठा दिया तब जे प्लस एप्सिलॉन के बराबर है। यहां सपोज एप्सिलॉन हमने डेल्टा बाई 2 को एप्सिलॉन मान लिया, तो डेल्टा बाई 2 को जब एप्सिलॉन मान ले तो ऐसा हो गया ना एक्स एन माइनस ये डेल्टा बाई 2, ये इसको भी चाहिए एप्सिलॉन लिख दो आप, और बराबर ऐसा हो गया जे प्लस एप्सिलॉन के। इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि एक्स एन में से जब डेल्टा बाई 2 घटाया जा रहा है उसके बाद में जे प्लस एप्सिलॉन के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स एन है ये जे प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है। तो एक्स एन ग्रेटर देन हो गया जे प्लस एप्सिलॉन से, जो कि विरोधाभास आ गया किसका, जे प्लस एप्सिलॉन के ऊपरी परिबंध होने का, जो कि जे प्लस एप्सिलॉन के ऊपरी परिबंध होने का विरोधाभास है, ऊपरी परिबंध होने का विरोधाभास है। और ये जो विरोधाभास है ये किसकी वजह से आया, हमने कल्पना करी कि जे उच्चक नहीं है, इसलिए जे अनुक्रम एक्स एन का उच्चक है, इसलिए जे अनुक्रम एक्स एन का उच्चक है। अब जे उच्चक है यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि जो लिमिट एक्स एन है ये बराबर है सुप्रीमम ऑफ एक्स एन के।
इसलिए लिमिट एक्स एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, ये आपके हो गई आवश्यक शर्त। तो अब दूसरा हम करेंगे पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त, तो देखिए पर्याप्त शर्त में आप लोग क्या करेंगे, तो ये तो आपको दिया हुआ है कि अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है, ये आपको दिया गया है, ये आवश्यक शर्त में नहीं होगा। पहले स्टेटमेंट में तो बस केवल यही आएगा आपका कि अनुक्रम अभिधारी है ना, तो आपको दिया गया अनुक्रम वर्तमान है। और अब देखो दूसरे स्टेटमेंट को आप सत्य मान लोगे, तो दूसरे स्टेटमेंट में आपको दे दिया कि अनुक्रम कैसा है, परिबद्ध है। तो आप सिद्ध करेंगे कि जो अनुक्रम है वो कैसा होगा, अभिसारी होगा, है ना, और जो लिमिट है वो इसके बराबर है। तो माना एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध अनुक्रम है। एकदिष्ट वर्धमान ये तो हमें दिया गया है, ना तो ये पहले स्टेटमेंट में होगा ना सेकंड स्टेटमेंट में होगा, ये दिया हुआ होगा। पहले स्टेटमेंट में अनुक्रम का विस्तरण होना है और दूसरे स्टेटमेंट में ये परिबद्ध है, ठीक है। तो माने कि एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध है, एकदिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध है। अब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम अभिसारी होगा। तो अभिसारी के लिए हमें इसका लिमिट ज्ञात करना, और वो लिमिट उच्चक के बराबर होगा। तो इसका लिमिट हमें ज्ञात करना, देखिएगा। अब चूंकि अनुक्रम परिबद्ध है, परिबद्ध होने का मतलब आप जानते हैं कि अनुक्रम नीचे से भी परिबद्ध होगा और ऊपर से भी परिबद्ध होगा। तो परिबद्ध है, इसका मतलब ये हुआ कि अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है। तो अनुक्रम एक्स एन ऊपर से परिबद्ध है, अनुक्रम एक्स एन ऊपर से परिबद्ध है। अब ऊपर से परिबद्ध है इसलिए इसका उच्चक भी विद्यमान होगा। भाई उच्चक क्या होता है, ऊपर से परिबद्ध होने का मतलब ऐसा लिखते हैं डेफिनेशन को, एक्स एन लेस देन इक्वल देन के। अगर एन के प्रत्येक मान के लिए ऐसा होता है तो आप इसको ऊपर से परिबद्ध कहते हैं, और ये जो के है इसको आप लोग ऊपरी परिबंध कहते हैं। और ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उच्चक कहते हैं। तो अगर ऊपर से परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध होने का मतलब इसके ऊपरी परिबंध विद्यमान होंगे, और ऊपरी परिबंध विद्यमान है इसलिए इसका उच्चक भी विद्यमान है। तो ऊपर से परिबद्ध है इसलिए अनुक्रम का उच्चक विद्यमान है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन का उच्चक विद्यमान है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन का उच्चक विद्यमान है। ठीक है भाई, इसका उच्चक विद्यमान है। अब इसका उच्चक अगर विद्यमान है तो मान लिया कि सपोज अल्फा इस अनुक्रम का उच्चक है, तो माना अल्फा अनुक्रम एक्स एन का उच्चक है, अनुक्रम एक्स एन का उच्चक है। तो अब हम सिद्ध कर देंगे कि अल्फा ही इस अनुक्रम का लिमिट है। तो अल्फा को इस अनुक्रम का लिमिट हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अल्फा इस अनुक्रम का उच्चक है, उच्चक है इसलिए मैं उच्चक का डेफिनेशन लिख रहा हूं। उच्चक मतलब ऊपरी परिबंध ये एक्चुअल में, तो ऊपरी परिबंध का डेफिनेशन आप ऐसे लिखते हैं, एक्स एन लेस देन इक्वल देन अल्फा फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये आपने उच्चक का डेफिनेशन लिख दिया। अब देखिए अल्फा उच्चक है यानी न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, तो चूंकि अल्फा उच्चक, उच्चक का मतलब न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। तो अल्फा न्यूनतम ऊपरी परिबंध है यानी सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा में से अगर हम कोई भी छोटी सी भी राशि अगर घटा दें, चाहे कितनी भी छोटी घटा दो, तो जैसे मान लो एप्सिलॉन मैंने घटा दिया, बहुत सूक्ष्म राशि है अल्फा, तो जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन होगा वो फिर इसका ऊपरी परिबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा क्या है, सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है, इसमें से आप कुछ भी कम कर दो चाहे से, फिर वो ऊपरी परिबंध नहीं रहेगा। तो अल्फा न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, इसका मतलब
अल्फा माइनस एप्सिलॉन इसका ऊपरी परिबंध नहीं है। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन अनुक्रम एक्स एन का ऊपरी परिबंध नहीं है, ऊपरी परिबंध नहीं है, ऊपरी परिबंध नहीं है। जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन है अनुक्रम एक्स एन का ऊपरी परिबंध नहीं है। अब ऊपरी परिबंध अगर नहीं है तो नहीं होने का डेफिनेशन में लिख रहा हूं, देखो किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ऊपरी परिबंध नहीं होने का जो डेफिनेशन है वो अपने से लिखेंगे। भाई ऊपरी परिबंध होने का जो डेफिनेशन है वो आप लिखते हैं एक्स एन लेस देन अल्फा फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। तो यहां पर कहेंगे कि एक्स एन लेस देन अल्फा नहीं है फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन के लिए, यानी कि एन के प्रत्येक मान के लिए एक्स एन इस अल्फा से छोटा नहीं होगा। अब अल्फा से छोटा नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि इस एन का कम से कम एक मान ऐसा होगा जिसके लिए ये जो एक्स एन है वो अल्फा से बड़ा होगा। ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन से, सॉरी अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। इसलिए देयर एग्जिस्ट्स एन जीरो बिलोंग्स टू एन ताकि एक्स एन नॉट ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। ठीक है। और फिर देखिएगा चूंकि अनुक्रम जो है एक दिष्ट वर्धमान है, तो चूंकि अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान है, अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान है। तो देखिए एक दिष्ट वर्धमान का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। अगर एन नॉट लेस देन एन होता है, इसका मतलब एक्स एन नॉट लेस देन एक्स एन होगा। वर्धमान का डेफिनेशन यही है कि छोटे एन के छोटे मान के लिए एक्स एन का मान छोटा होगा और एन के बड़े मान के लिए एक्स एन का मान बड़ा होगा। तो ये वर्धमान का डेफिनेशन आपने लिख दिया और इसका डेफिनेशन लिख दिया। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो अब देखते हैं, देखिए एक्स एन नॉट लेस देन एक्स एन आपके पास में बन गया और यहां से देखिएगा इसको लिखता हूं एक बार तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन नॉट, इसको लिख दिया यहां पर। ठीक है। इसके बाद में इसको भी यहां पर चिपका दो उसके साथ में जेडी। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक्स एन नॉट लेस देन एक्स एन। ठीक है, बस चिपका दिया इसको। और देखिए ऊपर मैंने साफ कर दिया यहां पर अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आपने देखा है जहां अल्फा उच्चक है उसका जो डेफिनेशन है उसमें देखिएगा आपने लिखा है एक्स एन लेस देन इक्वल देन अल्फा। इसका मतलब ये जो एक्स एन है ये आपके पास में है लेस देन इक्वल देन अल्फा फॉर ईच ऑफ, ये सब जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये किसके लिए देख रहे हैं, एन नॉट लेस देन एन के लिए, यानी कि फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नॉट। देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन नॉट लेस देन एक्स एन लेस देन इक्वल देन अल्फा। और अल्फा के बारे में आप जानते हैं कि जो अल्फा है अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा होता है। फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नॉट। अब अपने को जो चाहिए सीमा के डेफिनेशन के लिए उनको ले लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो देखो मैं यहां से अल्फा माइनस एप्सिलॉन को लिख रहा हूं और फिर लेस देन यहां से हमने लिख लिया है एक्स एन को और फिर ये लिख लिया आपने लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन को फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नॉट। और इसको देखिएगा जरा, ये जो डेफिनेशन आपके पास में बन गई इसको आप ऐसा लिख सकते हैं मॉड एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नॉट। और इस डेफिनेशन को देखिएगा जरा, किसका बन गया कि अनुक्रम का जो लिमिट है वो अल्फा है। इसका मतलब ये हुआ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एक्स एन इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसकी सीमा विद्यमान है ना और एक परिमित राशि है अल्फा, यानी कि अनुक्रम अभिसारी है।
इसलिए अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। ये आपकी पर्याप्त शर्त होती है और ये हमें सिद्ध करना था।